गुड मॉर्निंग क्लास 4। ओके, नाउ इन दी लेसन ऑफ फ्रैक्शंस हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा था? हमने पिछली एक्सरसाइज में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट सीखा। ओके, हमने नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को डिनोट करना और नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को पहचानना सीखा था। ओके, एंड वी डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस आउट ऑफ फिगर्स। फिगर्स से हमने फ्रैक्शंस बनाना सीखा। अब हम जो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे एक्सरसाइज 7D में, वो होंगे लाइक फ्रैक्शंस, या फिर हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, कि दो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, हमें पता करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, या फिर किसी फ्रैक्शन का इक्वल फ्रैक्शन बनाना हम सीखेंगे। ओके, अब मैं इसका पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि एक्चुअली इक्वल फ्रैक्शंस होते कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो फिगर्स हैं, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, 2 पार्ट में से मैंने एक पार्ट शेड कर दिया है। ठीक है, 2 पार्ट में से एक पार्ट मैंने शेड कर दिया। तो इस शेडेड फिगर का फ्रैक्शन क्या कैसे लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट, उसमें से एक पार्ट शेड कर दिया, 1/2। ठीक है, अब यहां पे भी मैं यही करूंगा, 4 पार्ट हैं, इसमें से 2 पार्ट शेड कर देता हूं। ठीक है, ये 2 पार्ट मैंने शेड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको मैं और ज़्यादा गहरा शेड कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल इक्वल शेड नहीं लग रहा है आपको? हाफ हाफ। लेकिन ये वाला शेडेड पार्ट कितना हुआ? इसमें टोटल थे 4 और उसमें मैंने 2 किए। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो शेडेड पार्ट है और ये जो शेडेड पार्ट है, ये दोनों इक्वल इक्वल्स हैं, है ना? इसका आधा और इसका भी आधा। अगर मैं ये लाइन छुपा दूं, ये लाइन हटा दूं, तो क्या हो जाएगा ये? या फिर यहां पे ये लाइन बना देता हूं मैं, देखो हो गए बराबर, लग रहा है बराबर शेड। तो यहां पे 2/4 1/2 के इक्वल हो गया। अब मैं बताऊंगा इसमें ऐसे हुआ क्यों। ठीक है ना, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे हुआ वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर है, यहां पे एक ट्राइंगल के इक्वल पार्ट कर दिए मैंने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट, और यहां पे इसके किए मैंने सिर्फ 2 पार्ट। यहां पे मैं क्या करता हूं, 2 में से एक पार्ट को शेड कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने 2 में से एक पार्ट को पूरी तरीके से शेड कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, 2 में से एक पार्ट को मैंने शेड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 8 पार्ट में से 4 पार्ट को शेड करता हूँ। कौन से 4 पार्ट ले लेता हूँ मैं? एक ये ले लिया, एक पार्ट मैंने ये शेड कर दिया, एक मैंने ये शेड कर दिया, एक मैंने ये शेड कर दिया, और एक मैंने ये वाला शेड कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये भी हाफ ट्राइंगल शेड हो गया, ये भी हाफ ट्राइंगल शेड हो गया। तो मतलब 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहां पे इसको करके देखते हैं। मैंने क्या किया, यहां पे 4 पार्ट थे, 1 2 3 4। ठीक है, उसमें से मैंने 2 पार्ट शेड कर दिए, 4 में से 2 पार्ट शेड कर दिए। ये वाला मैंने पूरा शेड कर दिया। ठीक है, ये वाला पूरा मैंने शेड कर दिया। ठीक, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, टोटल 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से मैं 4 पार्ट शेड कर देता हूं, 1 2 3 और 4 पार्ट्स, इनको शेड कर देता हूं। ये एक पार्ट शेड हो गया, ये दूसरा, तीसरा, और ये 4th पार्ट भी शेड कर देता हूं मैं। तब ध्यान से देखो, दोनों में इक्वल इक्वल पार्ट शेड हुए हैं। ये भी हाफ सर्किल शेड हुआ, ये भी हाफ सर्किल शेड हुआ। तो 2/4 इज इक्वल टू 4/8। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट तो आपको शेडिंग से समझ में आ गया, लेकिन ये इक्वल होते कैसे हैं? ठीक है, ये इक्वल होते कैसे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका जो पहला क्वेश्चन है 7D में, वो आपको शेडेड पार्ट ही करना है। उसमें क्या किया हुआ है, आपको फिगर्स दे रखे हैं, आपको नीचे फ्रैक्शंस दे रखे हैं। जैसे मैंने इसमें शेड किया, यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से शेड करना है। जैसे यहाँ पे 1/2 है, मतलब 2 में से एक पार्ट शेड करना है। 2 में से एक कोई भी पार्ट शेड कर दो, ये मैंने शेड कर दिया। ठीक है, 2 में से एक पार्ट शेड करना है,
और यहाँ पे मेरे को 4 में से 2 पार्ट शेड करने, 1 2 3 4 है, इसमें से मैं 2 पार्ट शेड कर देता हूँ। मैं ऊपर वाले दोनों शेड कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाले दोनों पार्ट मैंने शेड कर दिए इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखो, दोनों इक्वल इक्वल से शेड हुए हैं ना। तो आपको पहला क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। आपको ऊपर फिगर्स दिए हुए हैं, नीचे आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको शेडिंग करनी है। और आप जब भी शेड करोगे आप देखोगे कि वो दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, अब दूसरे क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है और आपको उसका फ्रैक्शन बताना है, ठीक है, और आपको उसका फ्रैक्शन बताना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में आपको यहाँ पे इसका फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4 और यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है और यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है दिस वन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट शेडेड था। यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, ठीक है, यहां पे आपको लिखना है 2, ठीक है। ये आप इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इक्वल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। यहां पे हमने देखा कि ये दोनों इक्वल हैं शेप्स में, देखो ये दोनों इक्वल हैं शेप्स में। इसको मैं इसके बराबर कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे ऐसे लाइन खींच दूं इसकी, हो गए दोनों बराबर, देख रहे हैं दोनों बराबर। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इसको हाफ कर दूं और इसको हाफ कर दूं, देखो दोनों फिगर्स हो गए बराबर, हो गए ना बराबर। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा था 2/4 और यहाँ पे आ रहा था 1/2। ये दोनों सेम कैसे हुए, ये इस तरीके से सेम हुए। मैं इस वाले फ्रैक्शन में, ये जो फ्रैक्शन है 1/2, अगर ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो फ्रैक्शन सेम ही रहता है, ठीक है। जैसे मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे देखो 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ पे फिगर्स में भी देखो तो 1/2 और 2/4 दोनों इक्वल है, ओके। आप किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या सेम नंबर से डिवाइड करते हो तो जो उसका आंसर आता है वो उस फ्रैक्शन के इक्वलेंट होता है, ठीक है। जैसे 1/2 को मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2/4। या फिर मैं 1/2 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। तो 1/2 लिखूं या 4/8 लिखूं, बात बराबर है। 1/2 लिखूं या 4/2 लिखूं, दोनों फिगर्स में देखो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। यहाँ पे 2/4 4/8, 2/4 ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2 करूं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा, 4/8, ठीक है ना। 2/4 और 4/8 देखो फिगर्स में इक्वल हैं, तो यहाँ पे 2/4 और 4/8 इक्वल है। मतलब 2/4 को ऊपर या नीचे एक से नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर मेरा इक्वलेंट फ्रैक्शन आता है। इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल है, तो इसलिए इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके मैं कितने भी फ्रैक्शंस निकाल सकता हूं। जैसे सपोज करो मुझे निकालना है 1/2 के इक्वल फ्रैक्शंस, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ऊपर नीचे दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसके इक्वल हो गया। फिर मैं इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3 और 3 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6। या फिर मैं 4 से कर सकता हूँ, 4 1 जा 4 और नीचे 4 2 जा 8। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, नीचे आया 5 2 जा 10। ये सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है हर बार, ओके। लेकिन ये याद रखना, ऊपर और नीचे नंबर सेम से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज वो इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ऊपर तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 3 से कर दिया, तो ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया 3 2 जा 6, तो ये इक्वल नहीं कहलाएगा। 1/2 2/6 के इक्वल नहीं कहलाएगा। आपको ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी वो इक्वलेंट फ्रैक्शन बनता है, ओके। और यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इन एक्सरसाइज 7.d। आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको बोला गया है इसके ना 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकालो।
तो आप क्या करोगे, किसी भी 5 नंबर से आप ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे नंबर को, और आप फ्रैक्शंस निकालते जाएंगे। जैसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 7 2 ज़ा 14, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब मैं 3 से करता हूं, 3 को 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, या 4 से करूं, न्यूमरेटर को 4 से करूं, 4 3 ज़ा 12, नीचे 7 4 ज़ा 28, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। या मैं 5 से करूं, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 7 ज़ा 35। 6 से कर सकता हूं, 6 3 ज़ा 18 और नीचे 6 7 ज़ा 42, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इसी तरीके से निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां पे आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको पूछा गया 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने। जरूरी नहीं आप 2 3 10 4 5 6 से करो, आप 8 से कर सकते हो, आप 10 से कर सकते हो, आप 12 से कर सकते हो। इसको मैं 10 से भी कर सकता हूँ। सपोज कर मैंने 10 से करना है, तो ऊपर वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 30, और नीचे वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 70। ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया इसका। 3/7 इज इक्वल टू 30/70 हो सकता है। ओके, बस आपको याद रखना है ऊपर और नीचे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए। अब यही कॉन्सेप्ट हम एक फिल इन द ब्लैंक के तरीके के क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको बताया जाएगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं, तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा। तो क्या आएगा, तो आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3, तो मैं 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 15। तो यहां पे आपका आंसर 15 आएगा और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन ऊपर का हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन आपको नीचे का करना है, या फिर जो मल्टीप्लिकेशन नीचे का हुआ है वही मल्टीप्लिकेशन आपको ऊपर का करना है और आपको उससे आंसर निकाल लेना है। जैसे कि यहां पे बोला गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब मुझे बताओ ये यूनिट क्या है। तो 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए। 6 की टेबल में 18 किस पे आता है, 6 3 ज़ा 18, तो यही मैं 3 यहां पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 ज़ा 9, तो आपका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, ये वाला बॉक्स आपको बताना है क्या है। तो 9 की टेबल में 81 कहां आता है, 9 9 ज़ा 81, तो यहां पे भी आपको 9 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 8 9 ज़ा 72, तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 8/9 इज इक्वल टू 72/80, ठीक है। ये आपका सिंगल टाइप के फ्रैक्शंस हैं जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे। एक आपके सीरीज में भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये क्या क्या है। तो हमें ये पता है ऊपर वाला और नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन नंबर दोनों का सेम होता है। 1 के टेबल में 3 कहां आता है, 1 3 ज़ा 3, तो 5 के टेबल में भी 3 पे क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, सिंपल। 5 के टेबल में 25 कहां पे आता है, 5 5 ज़ा 25, तो 1 5 ज़ा 5, ठीक है। अब यहां पे नीचे वाला नंबर मिसिंग है, तो इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। 1 के टेबल में 7 किस पे आता है, 1 7 ज़ा 7, तो नीचे करेंगे 5 7 ज़ा 35। अब यहां पे देखते हैं 1 का यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे 5 का दिया हुआ है, तो 5 और इसका रिलेशन निकालते हैं। 5 की टेबल में 45 कौन से नंबर पे आता है, 5 9 ज़ा 45, तो 1 9 ज़ा 9। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स इजीली कर सकते हैं। आपको एक का रिलेशन मिल जाए तो आप दूसरे का निकाल सकते हो। आपको इसका मिल गया तो आप इसका निकाल सकते हो। आपको 1 से 7 का मिल गया तो आप 5 से 35 का निकाल सकते हो। आपको 5 से 45 का मिल गया तो आप 1 से 9 का निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दैट यू हैव टू डू, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7C। आपको बताना है कि उसमें 1 का फ्रैक्शन कौन सा है। तो 1 का फ्रैक्शन बेसिकली वो होता है जब भी
फ्रैक्शंस के दोनों नंबर सेम होंगे, जैसे 4/4 या फिर 9/9 या फिर 11/11 या फिर 108/108 या ऊपर नीचे अगर जो भी फ्रैक्शन सेम होंगे वो आपके 1 डिनोट करते हैं. 19/19 दिस इज ऑल इक्वल टू 1. 4/4 is equal to 1, 9/9 is equal to 1, 11/11, 108/8, 19/19, 27/27. कोई भी ऊपर का नीचे का नंबर अगर सेम होगा दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1. ये इसलिए होता है बिकॉज ये डिविजन्स होते हैं. 4/4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4. अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4 1 जा 4, आंसर आ गया 1. या फिर आप 11/11 ले लो. 11/11 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 11. दैट मीन्स ऐसे डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11 माइनस किया 0, आंसर आ गया 1. तो इसीलिए जो भी नंबर ऊपर होगा फ्रैक्शन में नीचे सेम होगा तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा. ठीक है, दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इन एक्सरसाइज 7D. तो अब इस बेस पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बेस पे आपको आपकी एक्सरसाइज करनी है विच इज एक्सरसाइज 7D जिसमें 7 क्वेश्चंस है. ओके, आप ये मेरे को सबमिट कराइए. देन इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न ग्रेटर एंड लेसर फ्रैक्शंस. कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है ये हम पहचानना सीखेंगे. लेकिन उसके लिए पहले आपको ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ जाना चाहिए. सो डू दिस एक्सरसाइज, सबमिट टू मी एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Okay class, thank you.